अगवा करने के बाद मारते हैं आप लोगों को, क्या होता है, क्यों आप सारे पैसे उनके हवाले कर देते हो? अगवा करके आंखों पे पट्टी बांध के ले जाते हैं कोई सुनसान जगह पर बिल्कुल, और वो कहते हैं जान प्यारी है ना तो आप यूएसडीटी दे दो वरना कलमा पढ़ लो। जेस रहा उसको तो बहुत मारा है, उसके पीछे तो पहले एक फायर मारा है। इनके पास आईटी स्पेशलिस्ट भी होते हैं जो मुकम्मल तौर पर अकाउंट को खाली करते हैं, चेक करते हैं, डिलीट करते हैं, सब कुछ करते हैं। अभी मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैं मजीद केस नहीं चलाना चाह रहा, मुझे बस जितने पैसे रिकवर हुए हैं ना वो मिल जाए, मैं केस ही खत्म कर दूंगा। मैं थक चुका हूँ, 2 साल हो गए ख्वारियाँ कर करके। कराची में क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स और क्रिप्टो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स, उनको अगवा करना और उनके डिजिटल वॉलेट से तमाम पैसे निकाल लेना, ये वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये सिलसिला शुरू कहां से हुआ था? जनाब, 2 साल पहले अरसलान मलिक नामी नौजवान को अगवा किया जाता है और उनके डिजिटल वॉलेट से तकरीबन 10 करोड़ रुपए निकाल लिए जाते हैं। आज वही अरसलान मलिक हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि उनके केस का क्या बना और क्या ये पैसे रिकवर भी हो सके, और ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा। क्या क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स आपस में बैठकर कोई चीज डिसाइड कर रहे हैं? तो इस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरसलान, पहले तो ये बताएं कि ये सिलसिला आपका शुरू हुआ था 2 साल पहले, सबसे पहले आपको जो है वो अगवा किया गया था, तो क्या बना? पैसे वैसे रिकवर हुए आपके? 2 साल हो गए, केस का चार्ज फ्रेम भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ट्रायल तो क्या सब कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। तकरीबन $3,40,000 थे, 10 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। और अगर रिकवरी की बात की जाए तो $1.5 लाख से ज़्यादा रिकवर हो गए थे 2 दिनों के अंदर, क्योंकि पुलिस ने कार्रवाई बहुत तेज़ की थी और बहुत हाइप भी थी। तो बंदे तो पकड़ लिए थे और उनके वॉलेट में शो भी हो गए थे, सब कुछ सामने सामने था, इधर से निकले इधर गए, केस बिल्कुल सॉल्व था। मतलब पैसे आप जो बोल रहे हैं रिकवर हुए, तो वो कितने रिकवर हुए और क्या आपकी जेब में आ गए, मिल गए आपको? नहीं, मुझे नहीं मिले, वो अभी तक रखे हुए हैं एवीसीसी के पास, और कोर्ट जब तक परमिशन नहीं देगी जब तक नहीं मिलेंगे। और मुझे याद है कि आपके केस में जो सीटीडी एहलकार मुलव्विस थे, उन्होंने आपके पैसों की एक गाड़ी भी खरीद ली थी, गालिबन मर्सिडीज थी शायद। बिल्कुल, बिल्कुल। और उस पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी पुलिस अफसरान ने कि जी ये मर्सिडीज गाड़ी इन्हीं के पैसों से खरीदी गई है। वो गाड़ी मिल गई आपको? नहीं, वो गाड़ी भी नहीं मिली। और अब क्या हो रहा है कि जब मैं जाता हूँ, अब ये लोग बेले लगाने लग गए कि 1.5 साल 2 साल हो गए, केस तो शुरू हो नहीं रहा और बस अब हमें बेल चाहिए हाई कोर्ट में। तो मैं हर 1 हफ्ते 15 दिन बाद कभी किसी मुजरिम की कभी किसी मुजरिम की बेलें रिजेक्ट करवाने जाता हूँ, और गाड़ी तो क्या ज़रा बराबर भी नहीं मिला, और ख्वारियाँ रोज़ हो रही हैं। और आपको पता है जब आप कोर्ट जाते हो तो मुंशी से लेकर गेट से एंड तक सब आपसे बोलते हैं 100-200 रुपये खर्चा पानी आपको हमेशा देना पड़ता है, और आपका काम बिल्कुल ज़ीरो पर है, कुछ भी नहीं हो रहा। हर हमेशा जाता हूँ और ऐसे कैसे वापस आ जाता हूँ, ये चल रहा है अभी तक सिर्फ। एवीसीसी के अफसरान ने बाकायदा टेबल पे सजाए थे 1 करोड़ 60 लाख रुपए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि ये अरसलान के पैसे रिकवर हो गए। वो पैसे तो मिल गए होंगे? नहीं, वो भी नहीं मिले। क्यों? वो भी नहीं मिले। सब कह रहे हैं केस जब तक शुरू नहीं होगा जब तक नहीं मिलेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ बताता हूँ। अभी एक ट्विस्ट आया केस में कि एक अरसे के बाद मुजरिमों ने जज को एप्लीकेशन दी कि ये केस एटीसी में नहीं चलना चाहिए, हमने किडनैपिंग फॉर रैंसम की है, हमने कोई दहशतगर्दी नहीं की, तो हमने पैसे निकाले, इसका हम मानते हैं, लेकिन ये केस यहाँ नहीं चलना चाहिए। तो हम ये चीज़ मानते हैं एक चीज़, और ये आप बस कोर्ट हमारी चेंज करें। ये एप्लीकेशन उन्होंने दी और अपना जुर्म समझे कॉन्फेस कर लिया उन्होंने कि भाई हम मान रहे हैं, लेकिन वो एप्लीकेशन गायब हो गई फाइल से। अब उन्होंने जबकि साइन भी किया है, ठप्पा भी लगा मैडम का, अब वो एप्लीकेशन दे रहे हैं हमें कोर्ट पे ट्रस्ट नहीं है, कोर्ट चेंज करो। हम अदम एतमाद कर रहे हैं सब के सब। अब जो इतना कुछ हो गया है, चार्ज फ्रेम तक कहानी पहुंच गई। आपको पता है चलान बनता है, चलान के बाद चार्ज फ्रेम होता है, फिर ट्रायल शुरू होता है। तो चार्ज फ्रेम अभी हुआ नहीं है, सिर्फ चलान ही दिया है। 2 सालों में चलान ही दिया है कि ये मुजरिम है, जबकि मतलब केस 2 3 सालों दिन में सिर्फ आपका चालान पेश हुआ अदालत जी, में? बिल्कुल, और वो भी इंटरिम चलान। फाइनल उसी को फाइनल करना है इनको, वो भी अभी तक नहीं हुआ है। पैसे अभी भी सारे के सारे रिकवर हो सकते हैं, प्रूफ मेरे पास मुकम्मल तौर पर मौजूद है। मैंने सारे के सारे प्रूफ जो बैंक से पैसे इधर उधर हुए ना, वो सारे आयोग को दिए हैं, बट आयोग कह रहे हैं कि ये जो है रिकवर नहीं हो सकते आपके, ये इधर उधर कहीं और चले गए, और ये बंदे कह रहे हैं हम अपने अपने वकीलों के साथ आएंगे, ये होगा वो होगा। ये भी 1 करोड़ से ज़्यादा हैं जो बैंक्स में गए हैं और सबके प्रूफ मौजूद हैं। तो जो पैसा आपने बाइनेंस में फ्रीज कराया था खुद से, जो आपने करवाया था फ्रीज, उसका क्या हुआ? वो तो मैंने करवाया था, जाते ही करवाया, जैसे ही आया मैंने अपनी सारी की सारी जो ईमेल्स उन्होंने डिलीट की हुई थी वो मैंने रिस्टोर की और केस ओपन किया और फ्रीज़ करवा दिया। अब उनसे प्रूफ ऑफ एविडेंस मांगते हैं कि पैसे आए कहाँ से। अगले दिन मांग लिया उन्होंने बाइनेंस ने। अब उनके पास क्या प्रूफ था इस चीज़ का, तो फ्रीज़ हो गए। फ्रीज़ होने के बाद जब वो प्रूफ नहीं दे सके और बंदे पकड़े गए, तो मैंने बाइनेंस को अप्रोच किया कोडेक्स के थ्रू, और उन सब की हमारे पास बाइनेंस ने खुद से बाइनेंस आईडीज़ भी दी, और इसके अलावा जो है वो पैसे भी रिफंड बाइनेंस की तरफ से आए, पुलिस की तरफ से नहीं है। मतलब जो बाइनेंस में अमाउंट थी आपकी वो तो रिकवर हुई, वो आपके पास आई? जी, डिफरेंट अकाउंट्स में थी। वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली होगी $30,000, 30 से $40,000 के दरमियान थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट इतनी थी। वो बाइनेंस की तरफ से ऐसे कैसे रिफंड आ गई। अब गलती क्या हुई इधर, अगर वो सारे के सारे पैसे बाइनेंस में डालते ना मेरे पैसे निकाल के, तो मेरे पास सारे के सारे पैसे आ चुके होते अभी तक।
क्योंकि मैंने अगले घंटे में ही सब कुछ फ्रीज करवा दिया था। तो उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में उन्होंने ट्रांसफर क्या किया, ट्रस्ट वॉलेट में डालिया। ट्रस्ट वॉलेट आपको पता है डिसेंट्रलाइज होता है, तो उधर से निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। वो डिसेंट्रलाइजेशन की जो वर्ल्ड है वो बिल्कुल अलग है। वहाँ पर अब जब तक वो सेंट्रलाइजेशन में नहीं आएंगे, बाइनेंस पर नहीं आएंगे, जैसे ही वो बाइनेंस पर डालेंगे ना, अब भी वो दोबारा फ्रीज हो जाएंगे और मेरे पास आ जाएंगे। तो वो अभी वो कितनी अमाउंट है जो वहाँ पे वो है? ये 2,75,000 ट्रस्ट वॉलेट में डाली थी, बाकी बाइनेंस में थे और बाकी कॉइन्स वगैरह सेल करके वो दूसरे वॉलेट्स में डाले थे। तो आपके केस में कितने गिरफ्तार हुए थे मुल्जिमान और कितने की बेल हो तकरीबन गई? 7-8 लोग गिरफ्तार थे, अभी 2 की बेल हो चुकी है। और हारिस जो है ना वो मेन मुजरिम है, वो बेलें लगा रहा है और अच्छे से अच्छे वकील से लगवा रहा है। और अभी भी जो उसने वकील किया हुआ है वो टॉप लेवल का। अच्छा, मुझे तो वकील भी ख्वार कर रहा है। उज़ैर गौरी नाम है, 5 लाख रुपए उन्होंने लिए थे, 15 लाख में बात हुई थी, ठीक है। 5 लाख एडवांस ले लिए थे। एडवांस लेने के बाद सिर्फ उज़ैर गौरी साहब खुद से एक बार आए बस। उसके बाद से ना वो फ़ोन उठा रहे हैं ना मिलते हैं। बस मैं जब भी कहता हूँ कुछ लगा दूँ, एप्लीकेशन लगा दूँ, मेरे पैसे दिलवा दो, वो कहता है मेरे मैडम से बात कर ली, बस तुम कल जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, 20,000 रुपये दे दो, 20,000 रुपये दो, 15,000 रुपये दो, उसको एप्लीकेशन के वो लगती ही नहीं है। कभी मैं तो रिकवर कभी- होंगे मैं ये तो चाह रहा पैसे हूँ- जो मैं आपको सारे? बताऊँ, मैं चाह रहा हूँ, मुझे सिर्फ अभी मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि मैं मज़ीद केस नहीं चलाना चाह रहा। मुझे बस जितने पैसे रिकवर हुए हैं ना वो मिल जाए, मैं केस ही ख़त्म कर दूंगा। मैं थक चुका हूँ, 2 साल हो गए ख्वारियाँ कर करके। बस जो पैसे रिकवर हैं वही दे दो, बाकी के भाई आप लोग बांट लो। मैं बस ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो पैसे हैं मुझे वो मिल जाए, मैं केस को मज़ीद नहीं, भले बाप मुजरिमों को छोड़ दो, कुछ भी करो, मुझे बस पैसे दे दो, मेरे जो रिकवर हुए हैं वही दे दो बस। जो क्रिप्टो ट्रेडर्स आपके बाद अगवा होना शुरू हुए और उनके डिजिटल वॉलेट से पैसे निकाल लिए गए ज़बरदस्ती, वो वाक़यात बहुत हुए और अभी कोई रिसेंट भी हुआ है। तो ये क्या वजह आप देखते हैं कि आपके केस में पैसे ना मिलने की वजह से उनको ये पता लग गया कि जी एक कमाई का जरिया ये भी है ऐसे लोगों को? पहले होता था कि आपके मोबाइल छीना करते थे, पैसे छीना करते थे, डकैत आते थे, सोना छीनते थे, घर में डकैतियाँ बढ़ती थी। लेकिन मेरे केस के बाद जब ये चीज़ हाईलाइट हुई ना, तो मुजरिमों को, इन सब जो जिनका माइंडसेट ऐसा होता है ना चोरी वाला, उनको ये चीज़ पता चली कि ये वाहिद रास्ता है जिससे आप ट्रेस भी नहीं हो सकते, पकड़े भी नहीं जाओगे और इनके पास अमाउंट अच्छी खासी निकलेगी। तो इन ट्रेडर्स, इन्फ्लुएंसर्स को ही उठाना चाहिए हमें। तो उसके बाद से चेन शुरू हो गई। मेरे बाद एक बंदा हुआ, फिर बंदा। अब ये तो मैं बता रहा हूँ इन्फ्लुएंसर्स की कहानी। जो आम लोग हुए वो तो बिल्कुल डिफरेंट है, वो तो अलग है, उनका तो किसी को पता ही नहीं, उनकी तो एफआईआर नहीं कटती। मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं लोगों के कि हमारे साथ भी हो चुका है, हमारे साथ। वो तो अपने सर्किल के लोग होते होंगे उनके। बट ये जो है ना, इसके पीछे कोई, मुझे लगता है कि इदारा है पीछे, कोई इदारे में गंदी कीड़े जो होते हैं ना वो लोग हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। कितने अब तक जो है वो लोग ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो कि क्रिप्टो के इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अगवा किए गए हैं और कितने पैसे अब तक उनसे ले लिए गए? कुछ चंद वाक़यात अगर आप बताना चाहें तो। तकरीबन 2.5-3 मिलियन डॉलर निकाल चुके हैं ये लोग, मेरे केस के बाद भी, लोगों से, डिफरेंट लोगों से, जो मैंने अब तक सुनी है कहानी। और बस इनका प्रोसीजर कौन वही कौन है। किस किस को उठाया वैसे आपके ख्याल से? मेरे केस के बाद एक लड़के को उठाया था जिसका नाम है मानजी, उसका नाम उस्मान शाह है। उसके बाद उठाया था एक लड़के को, मुताल को। मुताल से पहले उठाया था मलिक ज़मीर को। ये 3 हो गए। उसके बाद अभी जेएस राव नाम का बंदा है, उसको उठाया है। 4-5 लोग ये हो गए जो हाईलाइट पर हैं अभी। और एक और $8.5 लाख वाला आपने वो भी सुना होगा। तो 5-6 लोग हो गए इस तरह से। तो बहुत सारे पैसे निकाल चुके हैं ये लोग ऑलरेडी। अगर हम देखें अभी जो इस केस में मलिक ज़मीर के साथ हुआ है ना, उसके साथ तो ये हुआ है कि उसके वॉलेट में $20,000 थे, लेकिन उन्होंने 20,000 निकाल लिए। पैसे कम लगे उनको, उन्होंने 26 घंटे उसको रखा और 20,000 के बाद उसके घर से पैसे मंगाए। और वो, अगर आप मोबाइल लेके नहीं निकलोगे तो आपके घर से मंगा लेंगे, आपको छोड़ेंगे ही नहीं। और अभी जो लास्ट वाला जो हुआ है वो तो क्या है कि भाई वो मुझसे पूछ रहे थे कि नंबर बंदे आप दे दो, मतलब आप हमें बंदे बताते रहो, हमारे साथ मिलके काम करो और 30% लेते रहो, और आप नाम देकर जाओगे एक बंदे का अगले का तो हम आपको छोड़ेंगे। तो वो ऐसा भी होता है। अब लास्ट का केस नाम में लेकर आया है? वो नहीं बता रहा, वो थोड़ी बताएगा, बोला जिसका नाम दिया मैंने उसको कॉल कर दी। अच्छा, मानजी के केस में ये हुआ है कि अरसलान को अवेयर कर देना, वो उनके मुजरिमों ने बोला है। भाई मेरे पास फूटी कौड़ी ही नहीं बची हुई, मुझे अवेयर करवा रहे हैं। मानजी को किडनैप किया था ना, उसको बोला था, क्योंकि मानजी साहब किडनैप हुए, उन्होंने सबसे पहली कॉल मुझे की कि भाई पैसे हैं कुछ। मैंने तो अपना वॉलेट दिखा दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, स्क्रीनशॉट, सारी ट्रेड, सब कुछ दिखा दी, मेरे पास कुछ नहीं है। तो उसने फिर बैंक अकाउंट का स्क्रीनशॉट भेजा, मुझे यूएसडीटी कुछ बाय करवा दो, इनको मुझे देने, ये तो नहीं बोला, बट वो कह रहा था यूएसडीटी बाय कराओ, अर्जेंट चाहिए, ये वो इस तरह करके कह रहा था। रमज़ानों में अभी रिसेंटली। तो क्या करते हैं? अगवा करने के बाद मारते हैं आप लोगों को? क्या होता है, क्यों आप सारे पैसे उनके हवाले कर देते हो? मतलब मारते हैं आपको, क्या करते हैं? अगवा करके आंखों पे पट्टी बांध के ले जाते हैं कोई सुनसान जगह पर बिल्कुल, और वो कहते हैं जान प्यारी है ना तो आप यूएसडीटी दे दो वरना कलमा पढ़ लो। मुझे तो यही बोला था, अगर आप नहीं दोगे तो फिर अब आप एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने माँ बाप और जो बड़े उनको अपने बच्चे वगैरह सब दिखते हैं आगे पीछे, तो वो बोलते हैं दे दो पैसे, क्या कर सकते हैं। जब 6 लोग आपके सामने गन लगा के खड़े होंगे तो क्या करेंगे हम। बाकायदा असला दिखाते हैं, डराते हैं। दिखाते कुछ को हैं, जाहिर है। मारा पीटा भी है या नहीं? किसी उसको जो लास्ट अभी जो हुआ है जेस रहा, उसको तो बहुत मारा है। उसके पीछे तो पहले एक फायर मारा है, तो फिर वो भागा है, फिर पकड़ा के उसको लाए, फिर लेकर गए हैं।
रखा है, उसके वॉलेट से सुकून से पैसे निकाले हैं, सारा मोबाइल चेक किया। अच्छा, इनके पास आईटी स्पेशलिस्ट भी होते हैं जो मुकम्मल तौर पर अकाउंट को खाली करते हैं, चेक करते हैं, डिलीट करते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या इसी तरह अगवा होते रहेंगे सारे डिजिटल वॉलेट्स रखने वाले या डिजिटल करेंसी में डील करने वाले, या क्या हो रहा है, मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा भी बस कुछ हो ऐसे रहा ही है सब क्या? यही कहते हैं, मुल्क छोड़ के चले जाओ, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ हमारी हैसियत आप देख लें, कुत्ता बिल्ली वाली की हुई है। एक ही पीपल्स पार्टी ने की हुई है कराची में हमारा, और आप देख लें क्रिप्टो ट्रेडर्स के साथ क्या हो रहा है। जो भी 4 पैसे कमाता है उसके साथ यही होता है, और कराची में तो खास तौर पे हम यही हाल है कि कोई भी अगर कमा रहा है तो वो घर बैठ के चुपचाप कमाए। आप समझ लें, ग्लैड टू, आप अगर पैसा कमा रहे हो और आपको कोई नहीं जानता तो ये सबसे बड़ी नेमत है इस दौर में। आप देखें, लाहौर इस्लामाबाद में कोई किडनैप नहीं हुआ, वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ ये कराची वालों के साथ हो रहा है। नाइंसाफ़ी हर चीज़ कराची वालों के साथ ही होती है। लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो क्रिप्टो ट्रेडर्स के पास आती कहाँ से? क्या उनके पास इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें पैसे दे रहे हैं? मतलब ये सवाल हमेशा होता है कि यार एक 26 साल के लड़के के अकाउंट में 10 करोड़ रुपए कैसे हैं? मैं तो 26 साल का नहीं हूँ लेकिन ये आते ऐसे हैं। देखिए, इन्फ्लुएंसर्स का जो काम करने का तरीका होता है ना, वो एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर से बिल्कुल अलग होता है। उसका एक तो एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, दूसरा उसको दुनिया में, जैसे कि मेरे 5 लाख अगर फॉलोअर्स हैं, तो हमें सबसे पहले जो ऑडियंस फॉलो करती है ना, वो इन टिकटॉकर्स वाली नहीं होती, ये ब्लॉगर्स वाली नहीं होती। इनकी ऑडियंस बिल्कुल डिफरेंट है। हमारी एजुकेटेड ऑडियंस है जो डॉलर में कमाना चाहती है, जिनके पास पैसा है। तो जब ऐसी ऑडियंस है, ये क्वालिटी ऑडियंस होती है, और यूट्यूब इसके पैसे भी ज़्यादा देता है। तो ऐसी ऑडियंस में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट अच्छी होती है, तो बाकी जो लोग हुए उनके शायद इन्वेस्टर्स होंगे। मेरे पास जो ज़ाती पैसे थे वो मेरे अपने थे। वो मैंने 6 साल की मेहनत थी, मैंने अपना 10 करोड़ पूरा का पूरा वाइट किया हुआ है। एफबीआर में एक एक चीज़ शो की हुई है अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में। मेरी 2020 से लेकर 25 तक की हिस्ट्री मैंने शो की है कि मैंने किस प्राइस पर कौन सा कॉइन खरीदा, किस प्राइस पर बिटकॉइन खरीदा, हर चीज़ मेरी है। तो मैंने जो सारा पैसा बनाया था वो ट्रेडिंग से बनाया था। अब कोई कुछ भी बोले, मेरा तो एफबीआर में शो हुआ वेल्थ स्टेटमेंट में। अच्छा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ऐसे होती हैं कि एक तो ग्रुप्स चलते हैं सबके, ठीक है, ग्रुप्स की फीसेस वगैरह आती हैं, ये भी एक इनकम होती है। फिर खुद की ट्रेडिंग होती है, फिर रेफरल इनकम होती है, 3 तो ये हो गई। फिर प्रोमोशनल इनकम होती है, और फिर कोई अगर आपका अकाउंट है, जैसे आपके पास 20-25 करोड़ रुपए, आपने बोला यार मेरे पास ऐसे ही पड़े हुए हैं, बैंक मुझे 1% रिटर्न दे रहा है, तुम 5% दे देना। अब मैंने आपसे लिए $1 मिलियन अपने अकाउंट में डाला, और मैं उस पर ट्रेड कर रहा हूँ, मैं 5-6% निकाल रहा हूँ, 10% निकाल रहा हूँ, और उसको 5 दे रहा हूँ। तो इससे भी मुझे अच्छे खासे पैसे बच रहे हैं, महीने के 25-30-35 लाख रुपए बच रहे हैं। तो ऐसे कर करके जमा हो जाते हैं पैसे। अच्छा, आप लोगों की स्टोरी सुन के कि जी इसके वॉलेट से इतने पैसे निकल गए, उसके वॉलेट से इतने पैसे निकल गए, करोड़ों रुपए निकल गए, बहुत सारे नए लोग इस बिजनेस में आते हैं, यानी कि क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू करते हैं, तो क्या मशवरा है उन्हें, करें या नहीं करें? क्योंकि वो फिर जो उनकी बेचारों की जमा पूंजी होती है ना, वो भी लुटा बैठते हैं उसमें। अच्छा देखिए, क्रिप्टो से ना लोगों को बहुत होप है एक, कि ये हमारी ज़िंदगी बदल देगी, लाइफ चेंजिंग हो सकता है। लेकिन अब के दौर में जो क्रिप्टो ट्रेडिंग हो रही है ना, ट्रम्प के आने के बाद, वो बिल्कुल डिफरेंट है। बिटकॉइन अपनी एसेट वैल्यू बिल्कुल खो चुका है। वो कैसे खो चुका है? पहले क्या होता था 2021-22 में, 20 में, कि बिटकॉइन को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता था। बट अभी कोई छोटे से छोटा बंदा भी, अभी एक माइकल सेलर है, उसके पास 8.5 लाख बिटकॉइन है, उसने कभी ज़िंदगी में सेल नहीं किए। अभी सिर्फ 32 बिटकॉइन सेल किए, मार्केट 74 से 60 पर आ गई 32 बिटकॉइन पर, और नीचे से उसने 1600 बायबैक भी कर लिए। एक ट्वीट से खाली 32 बिटकॉइन के सेल प्रेशर से बिटकॉइन ये बर्दाश्त नहीं कर सका, तो उसकी क्या एसेट वैल्यू होगी? बिटकॉइन अपनी एसेट वैल्यू खो रहा है, तो साथ साथ ऑल्ट्स कॉइन तो मट्टी पलीद है। मैं आपको साल पहले भी, 1.5 साल पहले ही मैंने आपको कहा था कि अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपने अपना पैसा रखे नहीं छोड़ना, वहाँ पर आप डालो पैसा, ट्रेड करो, स्कैल्प करो, निकाल लो। बाइनेंस अल्फा है, उधर आप जा सकते हो, $100-200 लेके, उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है। ऑल्ट्स कॉइन में टॉप गेनर में स्कैल्पिंग करो बस, और पैसा विड्रॉ कर लो। ट्रेडिंग अकाउंट में आपका पैसा पड़ा हुआ है तो वो आपका नहीं है, कभी भी जा सकता है। फ्यूचर्स तो करनी नहीं है आपने। लोगों को अब शॉर्टकट बहुत ज़्यादा आने लगे, जैसे कि अभी बाइनरी ट्रेडिंग वालों का आप देख लें क्या हाल है, इनको बोलना तक नहीं आता, सारे अनएजुकेटेड हैं। अकाउंट, कोटेक्स, बाइनांस, ऐसे ये लोग कहते हैं, इनको बोलना तक नहीं आता, और इनके फॉलोअर्स आप देख लें। अब बिल्कुल प्रॉपर सट्टा चल रहा है बाइनरी ट्रेडिंग में। सट्टा ऐसे चल रहा है, या तो अप की ट्रेड या डाउन की ट्रेड, जहाँ पर अगर पैसे डबल होंगे या जीरो होंगे। ये कौन सी ट्रेडिंग है? आजकल लोग इन चीज़ों में लग गए, या फिर वो एक जहाज़ उड़ाने वाला गेम होता है उसमें लग गए। आजकल ये ट्रेडिंग का नाम दे दिया लोगों ने। आप क्या मशवरा देना चाहेंगे लोगों को कि वो जो घर पे जमा की हुई रकम है वो क्रिप्टो में या बाइनेंस में, मतलब ये ट्रेडिंग में लगाएं, या अभी ना लगाएं, ये वक्त नहीं है? अभी नहीं लगाएं। बिटकॉइन का वेट करें 50K या 45K तक बिटकॉइन आए, तो जब इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मेरा मशवरा ये है कि अच्छे कॉइन में इन्वेस्ट करें, बुढ़े कॉइन में, पुराने कॉइन में, जिनके नैरेटिव्स ओल्ड हो गए ना, उसमें नहीं करें। AI का भी बबल बस्ट कभी भी फट सकता है। तो जो न्यू नैरेटिव्स आ रहे हैं, AI भी अभी सही चल रहा है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग जो है, और फिर अभी अब SpaceX का आपने देखा IPO आया,
तो चीज़ें एडवांस होती चली जा रही हैं। तो पुराने प्रोजेक्ट्स को आप छोड़ दें, जो अच्छे जिनके मार्केट कैप्स है, जैसे इथीरियम है, बिटकॉइन है, सोलाना है, बीएनबी। मैं कहता हूँ सोलाना से भी अच्छा है बीएनबी। बीएनबी बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो ऐसे प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करें जहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, रिटर्न कम मिले, इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। लोग अपने पैसे लगाएं ये सोच के कि भाई ये वो पैसे हैं कि शायद चले भी जाएं, या ये सोच के लगाएं नहीं जी डबल हो जाएंगे। सिर्फ 5% चांस है कि वो पैसा बचेगा, 95% चांस है अगर फ्यूचर में ट्रेड करें तो वो चला जाएगा। क्रिप्टो में या ओवरऑल ट्रेडिंग में 95% लोग सिर्फ लॉस करते हैं, सब लॉस करते हैं, 95% लोग लॉस करते हैं। और ये मैं 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ कि मुझे भी लॉस होता है। और 3% जो ट्रेडर्स होते हैं वो ब्रेक इवन पर आते हैं, और 2% जो होते हैं वो प्रॉफिटेबल होते हैं, जो 98 का पैसा खाते हैं। तो जो लोग अपने अकाउंट्स ऐसे शो कर रहे होते हैं फेसबुक पे और टिकटॉक पे कि जी हमने आज इतने पैसे कमा लिए, और ये क्या होता है? ये ब्रोकर पेपर अकाउंट देता है, लाइव अकाउंट देता है, लेकिन इसके पीछे लिक्विडिटी नहीं होती। ये तो सिर्फ मार्केटिंग अकाउंट्स होते हैं। आपको लाइव वो शो करके दिखा देंगे आज मैंने 14-10 बना लिए। अब वो वीडियो बन रही है, रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है। अगर उसमें पैसे नहीं बने तो वो डालेगा ही नहीं, जिसमें बन गए वो डाल देगा। अच्छा ये बताएं, डार्क वेब का क्या बिजनेस चल रहा है शहर में? कहते हैं जी डेटा वहाँ पे अवेलेबल है, इसके अलावा कुछ ऐसे वहाँ पे वो दिए जाते हैं, हिंट्स दिए जाते हैं कि आप ट्रेडिंग के लिए ये हिंट है, इस तरह की ट्रेडिंग कर लें। ये क्या है मामला? डार्क वेब का पाकिस्तान में 99% लोगों ने सिर्फ नाम सुना है, लेकिन किसी को पता नहीं है कैसे काम करता है। 99% जो आपका इंटरनेट है वो डार्क वेब ही है। 1% ये सरफेस वेब होता है, जिसमें आपका क्रोम और ये सारी की सारी सोशल मीडिया एप्लीकेशन सब 1% में आती हैं। 99% डार्क वेब है। आपके पॉलिटिशियंस की लीक वीडियोस, एक एक चीज़ डार्क वेब पे अवेलेबल है, उसकी कीमत होती है, और सब बिटकॉइन में होता है। असल जो बिटकॉइन जो बना था ना, वो ये इसीलिए बना था कि आप ट्रेसेबल नहीं हो, आप कुछ भी इलीगल चीज़ें कर सकते हो बिटकॉइन के थ्रू, लीगली भी इलीगली भी कर सकते हो, क्योंकि आप ट्रेस नहीं हो सकते। तो डार्क वेब पर आप कोकेन मंगाओ, आप गन्स मंगाओ, आप जो चीज़ें करने, आप पैडो करो, कुछ भी करो। सबसे ज़्यादा डार्क वेब पर चलती है कार्डिंग। कार्ड्स खरीदते हैं, लोगों का डेटा खरीदते हैं और उसमें से पैसे निकालते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो डार्क वेब पर ये सब कुछ चल रहा होता है। तो डार्क वेब की 3-4 करेंसीज यूज़ होती हैं। एक होता है बिटकॉइन, एक डॉज कॉइन, एक होता है मोनेरो, XMR, और एक टॉन्ट भी होता है। अच्छा एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, एक कि अगर पैसे आपके चोरी हो गए ना, अगर वो मुजरिम बहुत ज़्यादा कोई टैलेंटेड है तो वो पैसे रोक भी सकता है। एक होता है इसमें टॉर्नेडो कैश एक नाम का एप्लीकेशन है, वो आपके सारे के सारे पैसे टॉर्नेडो में डालेगा और वो क्रिप्टो मिक्सिंग की सर्विस देता है। तो आपके सारे के सारे क्रिप्टो को मिक्स करके न्यू एड्रेस से इशू कर देगा। तो जो चेन चलती आ रही है ना ब्लॉकचेन, वो ब्रेक हो जाएगी वहाँ पर। तो टॉर्नेडो कैश भी जो है अभी यूएस में उस पर केस चल रहा है, वो बंद हो गया है कॉइन। खास तौर पर जो क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, डिजिटल करेंसी में डील करने वाले लोग हैं, उन पर ये इल्ज़ाम आयद होता है कि जी डब्बे के पैसे को वो डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट करके यूज़ कर रहे होते हैं। ऐसा है क्या? ऐसा है, डब्बे वाले करते हैं ये वाला काम। अच्छा डब्बे 2 तरीके से होते हैं। पाकिस्तान में तो कॉल सेंटर के नाम पे ई बुक, DME बिलिंग, ये सब कुछ इन्होंने नाम रखा होता है, सॉफ्टवेयर हाउस चल रहा है, लेकिन पीछे से कोल्ड कॉलिंग वगैरह ये जो कर रहे होते हैं, ज़्यादातर लोग डब्बे का काम कर रहे होते हैं। इसके पीछे ये मनी लॉन्ड्रिंग होती है। डब्बे वाले करते ऐसे हैं कि डब्बे का जो पैसा होता है ना, वो आप शो नहीं कर सकते, ब्लैक मनी है वो टोटल। अब क्या करते हैं ये लोग कि NGO पे डोनेट करते हैं, $1 मिलियन कर दिया, और पीछे से $5 लाख कैश में NGO से ले लिया। उस $5 लाख से उन्होंने USDT बाय किए कैश पर। अब उनके वॉलेट में आ गए $5 लाख, फॉर एग्जाम्पल USDT 5 लाख इधर कन्वर्ट हो गए। अब वो ये USDT लेके जाएंगे बाइनेंस में डाल के दुबई में जाएंगे, किसी भी दुकान से कैश आउट करके वहाँ प्रॉपर्टी ले लेंगे, किसी को क्या पता। शहर में डब्बे कितने तादाद में चल रहे होंगे वैसे, है कुछ अंदाजा? पूरा गुलशन भरा पड़ा है डब्बों से, भरा पड़ा है गुलशन, हर जगह चल रहे हैं डब्बे, हर जगह डब्बे चल रहे हैं। और ये असल में डार्क वेब पर अगर आप जाए ना, कभी मैं आपको दिखाऊंगा, डार्क वेब पर कार्ड्स ऐसे कैसे सेल हो रहे थे कि भाई ये $100 का कार्ड है, इसमें $10,000 तक का बैलेंस है, निकालना आपने। अब उस कार्ड को आप कहीं पर भी यूज़ करो, आप उससे जो है आईफोन परचेज़ कर लो और कुछ भी कर लो, उस कार्ड को यूज़ करो, बट आपकी लोकेशन अगर गई तो आप गए। तो ऐसे भी लोग करते हैं। कुछ लोग कार्ड्स सिर्फ ख़रीदते हैं और बेचते हैं, क्योंकि निकालना रिस्की है ना, लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ कि वो दुबई से सिर्फ डब्बा मारने आता है, उसके पास कराची आता है, कराची आता है, एयरपोर्ट से उतरता है, हाईवे पर फुल तेज़ गाड़ी चलाते हुए कार्ड मारता है और वहीं से हाईवे से दोबारा एयरपोर्ट लेके वापस दुबई। अब ट्रेस नहीं हो सकता ना वो। कितना करता है ऐसे महीनों में हफ्तों में आता है, एक चक्कर लगाकर ऐसे ही वापस चला जाता है एयरपोर्ट से। अब हाईवे पर तेज़ चलती हुई गाड़ी पर कैसे लोकेशन ट्रेस होगी? कार्ड मारा उसने, लोकेशन दुबई में तो फंस जाएगा वो, कराची में कार्ड मारा, पैसे निकाले और चला गया। तो जनाब ये थे अरसलान मलिक हमारे साथ, जिनको 2 साल कबल जो है वो नॉर्थ कराची के एक प्रोजेक्ट से जो है वो बाकायदा अगवा किया गया था, और इनके
अकाउंट से, डिजिटल अकाउंट से तकरीबन 10 करोड़ रुपए मालियत की जो है वो डिजिटल करेंसी निकाली गई थी और उसके बाद इनको छोड़ दिया गया था। और ये यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ था कि जी डिजिटल करेंसी के जो ट्रेडर्स हैं, क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, उनको अगवा करने का सिलसिला ये शुरू हुआ था और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और अभी तक कायम है और अभी तक मुसलसल क्रिप्टो ट्रेडर्स को जो है वो अगवा करके उनसे पैसे वसूल किए जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ जो है वो अरसलान मलिक मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका अरसलान।